हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को समझने के लिए हमें मास डिफेक्ट को समझना होगा। मास डिफेक्ट का मतलब होता है जब भी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो न्यूक्लियस फॉर्म होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स से, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो जो न्यूक्लियॉन्स है उसके मास को अगर हम मेजर करें जब न्यूक्लियस फॉर्म नहीं हुआ है, तो टोटल मास जो होगा न्यूक्लियॉन्स का, वो जब फॉर्म करेगा न्यूक्लियस, तब न्यूक्लियस का जितना मास होगा वो दोनों मास में डिफरेंस है। मतलब फ्री स्टेट में जो न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उसका टोटल मास, और जब न्यूक्लियस फॉर्म हो जाए तब न्यूक्लियस का जो मास है, दोनों में डिफरेंस होता है। और डिफरेंस क्या होता है? न्यूक्लियस का जो मास है वो हमेशा ही जो फ्री स्टेट में न्यूक्लियॉन्स का मास है उससे कम होता है। तो इसी डिफरेंस को कहते हैं मास डिफेक्ट। दैट इज द मास डिफेक्ट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स ऑफ ए न्यूक्लियस इन फ्री स्टेट एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एम। तो सपोज किसी न्यूक्लियस का मास है m और उसमें z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। a है उसका मास नंबर का मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो a माइनस z क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, एक न्यूट्रॉन का मास है mn, एक प्रोटॉन का मास है mp। तो यहाँ पर टोटल मास जो प्रोटॉन्स का होगा वो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह से टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो फ्री स्टेट में अगर हम मेजर करें तो टोटल मास कितना हो जाएगा न्यूक्लियॉन्स का? दैट इज सम ऑफ मासेस ऑफ z प्रोटॉन्स एंड a माइनस z न्यूट्रॉन्स, दैट इज इक्वल टू mpz प्लस mn इंटू a माइनस z। तो ये हो गया फ्री स्टेट में मास। और टोटल मास कितना है न्यूक्लियस का? तो जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तो मास है m और फ्री स्टेट में इतना है। तो इनका जो डिफरेंस आता है इसी को कहते हैं मास डिफेक्ट। सो दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को हम मेजर करते हैं AMU में, मतलब एटॉमिक मास यूनिट में, और अगर SI यूनिट में मेजर करेंगे तो kg में। तो मास डिफेक्ट होता क्या है, इसको एक डायग्राम से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सपोज कोई न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है। इसका कुछ मास होगा, दैट इज m। अच्छा, ये फ्री स्टेट में है, जब न्यूक्लियस फॉर्म नहीं हुआ तो इसके मास को जब हम मेजर करेंगे तो कुछ मास आएगा। तो इन दोनों का मास जब हम देखेंगे तो दोनों अलग अलग आएगा, और वो डिफरेंस कितना आएगा? दैट डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा m। और डेल्टा m हम जानते हैं क्या है? मास डिफेक्ट है। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन से हम जानते हैं कि मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी यूजिंग द आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। तो मास डिफेक्ट का इक्विवेलेंट एनर्जी EB है। मतलब ये जब ये न्यूक्लियॉन्स फॉर्म करेगा एक न्यूक्लियस तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसको दूसरी तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस टाइटली बाउंड होता है, मतलब न्यूक्लियॉन्स को हम सेपरेट इजीली नहीं कर सकते हैं। सपोज इसके न्यूक्लियॉन्स को, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को हमें सेपरेट करना है, मतलब स्प्लिट करना, ब्रेक करना है न्यूक्लियॉन्स को। तो ये ब्रेक करने के लिए हमें इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। दिस एनर्जी EB इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि इक्विवेलेंट है मास डिफेक्ट के। तो the next topic is nuclear binding energy. So nuclear binding energy मतलब क्या हुआ? The amount of energy required to break the nucleus, मतलब the total energy required to disintegrate the nucleus into its constituent particles. Constituent particles मतलब जो न्यूक्लियॉन्स है। This is binding energy of the nucleus. और ये किसके बराबर होता है? This is equal to the mass defect of the nucleus. So this energy is equivalent to mass defect of the binding
is equal to mass defect. So binding energy is equal to delta m c square. Delta m कितना है? That is delta m is this much, mass defect, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दे अगर c स्क्वायर से तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू एनर्जी. तो अब एनर्जी होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल. ये जूल कब होगा? जब हम मास डिफेक्ट को केजी में मेजर करेंगे. लेकिन मास डिफेक्ट को जब हम एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करेंगे तो एनर्जी का यूनिट भी हो जाएगा एमयू. और 1 एमयू वी नो, 1 एमयू होता है, दिस इज 931 एमईवी. पिछले क्लास में हमने देखा था इसके बीच का रिलेशन. तो ये बाइंडिंग एनर्जी जब हम एमयू में मेजर करें तो इसको हम एमईवी में इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 931 MeV. It means that the binding energy of the nucleus is mass defect multiplied by 931 MeV. तो बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब एक न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, तो एक न्यूक्लियन को सेपरेट करने में न्यूक्लियस से जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सो द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज ए न्यूक्लियन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. और इसको हम मेजर करते हैं एज टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हुआ? दैट इज द मास नंबर, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है, सम है. तो ये बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गया? 931 MeV इंटू मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय द मास नंबर. सो दिस इज डिफाइंड एज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. और इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इन कंपैरिजन टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स वाले में, व्हाट इज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो सिग्निफिकेंस क्या है? बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स. तो अगर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा एनर्जी. तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है मतलब वो टाइटली बाउंड है. टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस का मतलब बहुत ही हाईली स्टेबल है. तो ये एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यही डिटरमाइन करता है कि न्यूक्लियस कितना स्टेबल है. तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा जिस न्यूक्लियस का, वो ज़्यादा स्टेबल होगा. मतलब हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर इज द स्टेबल द न्यूक्लियस इज. So stability of nucleus is proportional to the binding energy per nucleon. If binding energy per nucleus is less, then the nucleus is less stable. If the binding energy is high, then it is more stable. तो इसमें जो क्वेश्चन पूछता है that is what is the significance of binding energy per nucleon. तो सिर्फ एक लाइन में ही आंसर हो जाएगा, that is higher the binding energy of the nucleus, it is more stable. इसके अलावा एक और टर्म आता है जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को डिटरमाइन करता है, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन. पैकिंग फ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं एज दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन इज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन. तो ये एक ही ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है. मास डिफेक्ट को बाइंडिंग एनर्जी में जब हम एक्सप्रेस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे मास नंबर से तो वो हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. और मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय द मास नंबर, दिस इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन. तो ये भी स्टेबिलिटी को ही डिटरमाइन करता है. सो इट इज़ द रेशियो ऑफ मास डिफेक्ट टू द मास नंबर. ये भी 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है, व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन एंड व्हाट इट डिटरमाइंस. तो पैकिंग फ्रैक्शन इज मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय मास नंबर. तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है. तो the nuclei which is so packing fraction पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है. अगर नेगेटिव होगा तो दिस विल बी मोर स्टेबल और अगर पॉजिटिव होगा तो दिस विल नॉट बी स्टेबल.
तो इसमें मोस्टली पूछता है व्हाट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन, बस इतना ही। एंड पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल, कम स्टेबल होगा, रिलेटेड, इतना ही क्वेश्चन इसमें आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बाइंडिंग रिलेटेड टू न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।